नमस्कार यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं सीएससी टीसी असेसमेंट का क्वेश्चन और उनके आंसर को बताएंगे, जो कि दोस्तों असेसमेंट 1 से लेकर के 10 तक होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जो कि दोस्तों यूट्यूब में पहली बार आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है, जो कि 100 में 100 नंबर मिलेगा और 100% गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों टीसी का असेसमेंट 1 से शुरू करते हैं और आपको 10 तक बताएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो चलिए दोस्तों पहला असेसमेंट से शुरू करते हैं। असेसमेंट 1 का पहला प्रश्न है, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू। तो आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। तो आपको ट्रू पे टिक करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना है। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक शहर में नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, एक उद्यमी वही होता है जो इन गतिविधियों के एफईडब्ल्यू में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपको फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, एक उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है, एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपको फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर दोस्तों टीसी एग्ज़ाम का पहला असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, जो कि दोस्तों असेसमेंट 1 में 10 में से 10। उसके बाद है दोस्तों असेसमेंट 2। असेसमेंट 2 का पहला प्रश्न है, क्या उद्यमिता में डैश शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, उद्यमिता में अपने उद्यम आदि से संबंधित जोखिम को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वही है जो इन सभी में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। तो आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है, जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। इसका सही आंसर हो जाएगा लंबे समय तक। आपको लंबे समय तक के ऑप्शन को टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपको फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा धीरज। आपको धीरज पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा नवोन्मेष। आपको नवोन्मेष पर टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू।
आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यधारा रणनीतिक गतिविधियों के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। तो इसका सही आंसर है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असेसमेंट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट 3 का पहला प्रश्न है, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, क्या हर विचार एक संभावित अवसर है? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपको फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऊपर के सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर नीचे आपको ऊपर के सभी के ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रहा है और एक भी खोलना चाहता है। उसने एक को खोला लेकिन कोई लाभ नहीं कर पाया, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, एक विचार एक अवसर है या नहीं? मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपको फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं? इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट 4 का पहला प्रश्न है, डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पादन या वितरण के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट, लागत। आपको लागत पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती है, उन्हें डैश लागत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे निश्चित लागत। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डैश में डैश डिग्री रूपांतरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लो टू मीडियम, हिंदी में बोलेंगे निम्न से मध्य। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है,
डैश बेची गई वस्तुओं COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो P&L कथन पर दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे सामान का मूल्य। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट, सामान का मूल्य। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है डैश लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष श्रम लागत। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है कॉस्ट एलोकेशन इज एन मेथड थॉट विच ए बिजनेसेस एलोकेट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे परिवर्तनीय लागत। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है डैश लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिससे व्यवसाय प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपायर्ड कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे खर्च की लागत। इस पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों चौथा असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। पांचवा असेसमेंट का पहला प्रश्न है एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या है, सबसे अच्छा विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, हिंदी में बोलेंगे ऊपर के सभी। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है एक सफल उद्यमी की विशेषता या विशेषता क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी, हिंदी में बोलेंगे रचनात्मकता। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी में बोलेंगे संचार कौशल। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्क टेकर, हिंदी में बोलेंगे जोखिम लेने वाला। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है डैश ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवशोषण क्षमता। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्ण ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, हिंदी में बोलेंगे ए और बी दोनों। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न है एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरां खोला, लेकिन उनका रेस्तरां ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्यों,
क्योंकि कृपया सबसे अच्छा विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्ण ज्ञान नहीं था। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह मेन्यू में रचनात्मक नहीं थे। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट 5 भी कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट 6 का पहला प्रश्न है, डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिस्थितियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। हिंदी में भी दोस्तों बैलेंस शीट ही बोलेंगे। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। इस पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि विवरण। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है, बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। हिंदी में बोलते हैं गलत। इसे आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना। यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इक्विटी और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। हिंदी में बोलेंगे सही, तो ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। यही आपका करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न है, एक सही समीकरण का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल संपत्ति जोड़ कुल लायबिलिटी जोड़ इक्विटी। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर जो है कुल संपत्ति यहाँ बराबर होगा, यहाँ प्लस हो गया है, तो कुल संपत्ति बराबर कुल लायबिलिटी जोड़ इक्विटी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैश। तो आपको कैश पे टिक करके नेक्स्ट करना है। यही आपका करेक्ट है, राइट है। अगला प्रश्न है, गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपया का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 200 रुपये देने का फैसला किया। अकुरल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 3,000। आपको 3,000 के ऑप्शन पे टिक करके नेक्स्ट करना है। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। आपको फॉल्स पे टिक करके गलत पे टिक करके नेक्स्ट करना है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। सही, आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। हिंदी में भी दोस्तों बैलेंस शीट ही बोलेंगे। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट 6 भी कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट 7 का पहला प्रश्न है, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। इस पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है।
यही आपका करेक्ट है, राइट है। अगला प्रश्न है व्यवसाय का उत्पादन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, उपरोक्त दोनों। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट राइट है। अगला प्रश्न है व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी, निगम। यही आपका करेक्ट है, राइट है। इस पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है एकमात्र स्वामित्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। यही आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है डैश के कई मालिक या साझेदार है जिसमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार है। इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टनरशिप, हिंदी में बोलेंगे साझेदारी। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है निगम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। इस पर टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचानें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। यही आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है डैश और निश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनांस, हिंदी में बोलेंगे वित्त। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न है डैश एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इक्विटी। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट 7 भी कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट 8 का पहला प्रश्न है बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिस्ट एंड लायबिलिटीज। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। अगला प्रश्न है डैश शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट, हिंदी में बोलेंगे तुलन पत्र। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, सही। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, सही। आपको ट्रू पे टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश वे संपत्तियां जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। इसका सही आंसर हो जाएगा करंट एसेट, हिंदी में बोलेंगे वर्तमान संपत्ति। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है गैर वर्तमान परिस्थितियों में डैश शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयंत्र, संपत्ति और उपकरण। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न है वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगद, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। तो इस ऑप्शन पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही करेक्ट राइट है।
अगला प्रश्न है डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यापार द्वारा आयोजित अच्छा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरप्लस, हिंदी में बोलेंगे अधिशेष। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिधारित कमाई, इंग्लिश में बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ और हानि विवरण। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट कर लेना है, यही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट 8 भी कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट 9 का पहला प्रश्न है एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, गलत। आपको फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहकों की चिंताओं को समझें। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रा और गुणवत्ता। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, हिंदी में बोलेंगे सही। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न है ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, हिंदी में बोलेंगे सही। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुक और उद्देश्य। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है सुनना शून्य जैसा ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, गलत। फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है आनंद के लिए सुनने को डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशंसात्मक श्रवण। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट 9 भी कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट 10 का पहला प्रश्न है ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान या दुकानदार प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, गलत। फॉल्स पे टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है सही कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान ग्राहक परिभाषित है। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न है सही कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही
करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है मान कहाँ रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहक के मन में। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। अगला सही आंसर है ग्राहक कीमत। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है डैश हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धी करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमोडिटाइजेशन। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है, यही आपका करेक्ट और राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है, यही आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में असेसमेंट 1 से लेकर के 10 असेसमेंट तक के क्वेश्चन और उनके आंसर को बताया हूं, जो कि दोस्तों 100 में से 100% सही है और 100 में से 100 अंक आएंगे, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, जो कि दोस्तों YouTube में पहली बार ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा वीडियो दोस्तों YouTube में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में दोस्तों मैं CSE TC असेसमेंट एग्ज़ाम को लाइव दे करके दिखाऊंगा, जो कि दोस्तों असेसमेंट 1 से लेकर के 10 तक होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।